की आपसे मुखातिब हूँ और दबिस्तान इल्म व अदब में आज इल्म व अदब की जिस कदावर शख्सियत के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो है इफ्तिखार आरिफ। और इफ्तिखार आरिफ इस अहद के नुमाइंदा मोतबर सब और पहली सफ़ में शामिल शायर और अदीब मुहक्किक नक्काद और कई उनके हवाले बनते हैं इफ्तिखार आरिफ साहब के। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी उनसे मुलाकात भी रही और उस मुलाकात का हवाला भी आज के इस मज़मून में शामिल होगा। जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। और इफ्तिखार आरिफ साहब मेरे लिए एक रहनुमा उस्ताद की तरह हैं और जब भी मुझे किसी भी मौजू पर किसी भी मालूमात की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उन्हें जब भी फ़ोन किया या उनसे बात करना चाही तो उन्होंने मुझे फ़ौरी तौर पर मुझे रहनुमाई फरमाई उन्होंने मेरी। तो मैं इस्लामाबाद जब गई थी तो तब भी उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं उनसे तफसीलन वहाँ गुफ्तगू भी हुई। बहुत सारे ज़िंदगी के पहलू थे जिन पर बातचीत हुई। तो आज मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करना चाहती हूँ। मैं चाहती तो ये थी कि मैं इफ्तिखार आरिफ साहब को अपने प्रोग्राम में बुलाती, ऑनलाइन प्रोग्राम में, और उनसे रूबरू गुफ्तगू करती, बातचीत करती और उन पर बात भी करती, मकाला भी पढ़ती और दीगर लोगों को भी इनवाइट करती। इंशाअल्लाह मेरा मुकम्मल इरादा यही है। अगर अल्लाह ताला वक्त ने मोहलत दी और रमज़ान के बाद हमें ये सहूलत मैसर आ गई तो हम ज़रूर इफ्तिखार आरिफ साहब से मुलाकात करेंगे। बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारी इस वक्त जो हमारी अहद के हमारे सीनियर जो हमारे उदबा शरा उदबा हैं उनको हम बुलाएँ अपने प्रोग्राम में। अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, मुस्तरसा हुसैन तारड़ साहब हैं, अपने इफ्तिखार आरिफ साहब का नाम आता है बेशुमार। हमारे अभी भी हमारे शरा हमारे उदबा ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनको खराज अक़ीदत पेश करें। सलीम कौसर साहब के हवाले से भी अभी हमने प्रोग्राम किया था। तो आज मेरा मकसद भी इस प्रोग्राम को करने का यहाँ पर यही है कि मैं अपने तई कम अज़ कम इस एक प्रोग्राम को यहाँ पर आप लोगों तक पहुँचा दूँ। उसके बाद अगर ज़िंदगी ने मुझे भी मोहलत दी और वक्त और हालात ने साथ दिया तो इफ्तिखार आरिफ साहब को लाइव भी बुलाएंगे और उनके साथ प्रोग्राम करेंगे, बातचीत करेंगे। इफ्तिखार आरिफ साहब की जो तारीख़ पैदाइश वो 21 मार्च 1944 और आप लखनऊ इंडिया में आपकी पैदाइश जाए पैदाइश जो है लखनऊ इंडिया है। आपको बहुत से अवार्ड और एज़ाज़ात से नवाजा गया। हिलाल इम्तियाज़ आपको 2005 में मिला, तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 1989 फैज़ इंटरनेशनल अवार्ड 1988 में आपको मिला। बाबाए उर्दू अवार्ड 1995 में आपको मिला। नक्रूश अवार्ड 1994 में मिला। सितारा इम्तियाज़ 1999 में आपको मिला। आप साबिक सरबरा उर्दू मरकज़ लंदन तेहरान में ECO के सकाफ़ती इदारे के सरबरा भी रहे। मुक़्तदर कौमी ज़बान के साबिक चेयरमैन थे। साबिक चेयरमैन अकेडमी अदबियात इस्लामाबाद भी रहे आप। और आपकी कुतुब का भी नाम मैं पहले ही ज़िक्र कर देती हूँ, फिर बाद में हम तफसीलन और आगे बढ़ेंगे। आपकी किताबों में महरे दो नीम सबसे जिनके बारे में ख़ुद इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा कि मेरी पसंदीदा किताब है महरे दो नीम, उनका शेरी मजमुआ। हर्फ़ बारियाब जहान मालूम, किताबें दिलो दुनिया, ये उनकी कुलियात का नाम है। ताकि आप लोग, मैं किताबों के नाम से इसलिए बताती हूँ ताकि आप में से जो भी उनकी किताबें हासिल करना चाहे और पढ़ना चाहे तो उन्हें वो किताबें मार्केट में मिल जाए आसानी से, नाम लेकर वो ख़रीद सकें, ला सकें, पढ़ सकें। तो उनकी कुलियात भी आ चुकी है, किताबें दिलो दुनिया ये कुलियात है उनकी। शहर इल्म के दरवाज़े पर उनकी तख्लीक और मकालमा भी उनकी एक तख्लीक है। और दर कलौंदा और इफ्तिखार आरिफ की नज़मों का सिंधी में भी तर्जुमा हुआ है। रिटन इन द सीज़न ऑफ फेयर, ये सारी उनकी तख्लीक़ात के हवाले थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। और इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं ये सारे अदब अदाब हुनर यूँ ही तो नहीं आ जाते। ये सारे अदब अदाब हुनर यूँ ही तो नहीं आ जाते। उम्रें तज देनी पड़ती हैं एक हर्फ रकम करने के लिए। बेशक ये सारे अदब आदाब हुनर यूँ ही तो नहीं आ जाते। उम्रें तज देनी पड़ती हैं एक हर्फ रकम करने के लिए, इफ्तिखार आरिफ साहब फरमाते हैं। और इफ्तिखार आरिफ साहब आगे फरमाते हैं, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा। मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। दिले ना मुतमईन ऐसा भी क्या मायूस रहना। जब जो खल्क उठी तो सब करतब तमाशा ख़त्म होगा। और आगे इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं, अज़ाब ये भी किसी और पर नहीं आया कि एक उम्र चले और घर नहीं आया। अज़ाब ये भी किसी और पर नहीं आया कि एक उम्र चले और घर नहीं आया।
हरी में लफ्ज़ मानी से निस्बतें भी रहीं, मगर सलीका अर्ज़े हुनर नहीं आया। बड़े बड़े आला ज़ब्त लोगों की यही मिसाल होती है। और वो बहुत कुछ होने के बाद भी कहते हैं कि हमें अभी हमारा इल्म अभी अधूरा है। तो बहुत खूबसूरत शेर आगे कहते हैं, नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, नतीजा करबला से मुख्तलिफ हो या वही हो, मदीना छोड़ने का फ़ैसला करना पड़ेगा। और आगे एक और शेर सुनिएगा ज़रा, इफ्तिखार आलिफ साहब क्या कहते हैं, यही ज़िंदगी भर की कमाई, यही मिसरे दो चार, यही ज़िंदगी भर की कमाई, यही मिसरे दो चार, इस कहानी से तो इज़्ज़त नहीं मिलने वाली। तो मैं इफ्तिखार आलिफ साहब को सलाम पेश करती हूँ, सलूट करती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि जो आपका मर्तबा और मकाम है वो आपको अपनी ज़िंदगी में आपसे लोग जितनी मोहब्बत करते हैं और जो मर्तबा मकाम आपको मिला है, और वो आपके दो चार हुर्फ और दो चार मिसरे नहीं हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है और ज़िंदगी भर की मेहनत है। और जैसे कि आपने खुद ही कह दिया कि एक हर्फ रकम करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, उसके बाद जाकर आप वो हर्फ जो है तख्लीक करते हैं। कहाँ आपने इतना इतना बहुत सा काम अपनी ज़िंदगी में किया है उर्दू अदब के लिए, और आपने जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदब के हवाले से निभाई हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, वो भी काबिल ज़िक्र और काबिल तारीफ़ हैं। तो मैं इफ्तिखार आरिफ से मेरी एक मुलाकात हुई थी, उसी से हवाले से मैं यहाँ पर बात करती चलूँ। वो मुलाकात गो के बहुत पुरानी है, और लेकिन मैंने उस मुलाकात का तज़किरा अपनी कुलियात मताए ज़ीस्त में किया, और ये 2000 सफ़ात की कुलियात जो है 2019 में शाया हो चुकी है। उसमें इफ्तिखार आरिफ साहब महफूज हैं, हमेशा हमेशा के लिए तारीख़ अदब का हिस्सा है, जहाँ और बहुत से शौरा अदब और बहुत से मज़ामीन और मकाले और अदब के हवाले से तहक़ीक़ व तनक़ीद का काम मौजूद है। इफ्तिखार आरिफ साहब भी मेरी इस कुलियात में मौजूद है। ये पीछे जो फ़िरोज़ी से रंग की कुलियात रखी है इस कुलियात में। तो इफ्तिखार आरिफ उर्दू अदब में एक बुलंद क़ामत नाम है। इस तमाम इज़्ज़त व मर्तबे और फ़जीलत और नामवरी के पीछे हर तख्लीक कार या माहिर फ़न की एक तवील जद्दोजहद, मेहनत, लगन और अमानतदारी का बड़ा हाथ होता है। और इस हवाले से वो खुद भी अपना एक शेर कह चुके हैं। इफ्तिखार आरिफ की ज़िंदगी भी ऐसी ही मेहनत, अमानतदारी, सच्चाई और बुलंद करदारी की एक रोशन मिसाल है। एक ऐसा बच्चा जिसकी ज़िंदगी में बाप की शफ़क़त की कमी हो, जो इंतहाई नामसाइद हालात में तालीम हासिल करे, और एक इंतहाई गरीब घराने में उसरत की ज़िंदगी गुजारने वाला 21 बरस का नौजवान तन तनहा हसूल रोज़गार और अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाए पैदाइश से हिजरत करके पाकिस्तान आए, और यहाँ आकर अपनी लगन, जफाकशी और मेहनत से उर्दू अदब में अपना एक बुलंद मकाम बनाए, अपने वतन का नाम रोशन करे। ऐसे इंसान की ज़िंदगी दूसरे तख्लीक़कारों के लिए हौसला, हिम्मत और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की ताबिंदा मिसाल है। हमारे लिए बेशक हम सब के लिए ताबिंदा मिसाल है इफ्तिखार आरिफ साहब, और इफ्तिखार आरिफ साहब जैसे और कई मुसन्निफ़ और शौरा अदबा जिनका ज़िक्र अक्सर पेशतर में करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। इफ्तिखार आरिफ का बचपन अपने मेहनत कशनाना के ज़ेर साया गुजरा, जिनकी ख्वाहिश थी कि इफ्तिखार पढ़ा लिखा बुलंद किरदार इंसान बने, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या कोई बड़ा अहदेदार। इफ्तिखार आरिफ ने बचपन में कोई आसाइश नहीं देखी। 1.5 कमरे के घर में रहने वाला ये बच्चा आज पाकिस्तान का फ़ख्र है। हम सब के लिए ये बात मिसाल है। ये बात जहन में रखिएगा कि जो शख्स मेहनत करता है वो फल पाता है। ये मत सोचिएगा कि जिसके पास दौलत है शायद आप दौलत से सब कुछ खरीद सकते हैं। दौलत से कुछ नहीं ख़रीदा जा सकता। जब तक अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो और आपकी मेहनत और आपकी नीयत शामिल ना हो, तो कुछ भी आप ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। तो अमानतदारी, नेक नीयती और मेहनत बहुत ज़रूरी है, तब अल्लाह ताला उसको कबूलियत बख्शता है। तो देखिए कि आप अगर आज आज अगर आप माशी हालात का शिकार है, तो ये मत भूलिए कल अल्लाह ताला आपको कौन से मर्तबे और मकाम पर भी पहुंचा सकता है। ये वही जानता है, वही रब है जो सबको इज़्ज़त देता है, लेकिन शर्त यह है कि आपने मेहनत करनी है। और तो इफ्तिखार आरिफ का बचपन मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया। इफ्तिखार आरिफ ने बचपन में कोई आसाइश नहीं देखी। 1.5 कमरे के घर में रहने वाला ये बच्चा आज पाकिस्तान का फ़ख्र है। जो और बहुत ही ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ के हालात में उन्होंने अपना बचपन गुजारा, और लेकिन इसके बावजूद इफ्तिखार आरिफ को बचपन से ही मुताले का बहुत शौक़ था, इल्म हासिल करने की उनको बहुत ज़्यादा लगन थी। घर में लैंटर्न की रोशनी में रात गए तक पढ़ा करते थे। लैंटर्न में तेल ख़त्म हो जाता और वो बुझ जाती, और इफ्तिखार आरिफ के प्यास और उनका इल्म तशना ही रह जाता। आपने बचपन में इस कदर किताबों का मुताला किया कि आपको छोटी उम्र में ही ज़ौफ़ बसारत के बाइस चश्मा लगाना पड़ा। यानी आज इफ्तिखार आरिफ की आंखों पर एक चश्मा देखते हैं जिसके शीशे बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं। उसकी वजह वो इल्म और किताबों से मोहब्बत और लगन है।
اور وہ کتابوں سے محبت اور لگن کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے بچپن سے ہی بہت زیادہ مطالعہ کیا اور کتابیں پڑھنی شروع کی، جس کی وجہ سے ان کی بصارت جو تھی وہ بچپن سے ہی کمزوری کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی. جو اسکول کے استاد نے ایک مرتبہ اس ضعف بصارت کے باعث آپ کو چشمہ لگانا پڑا. جو اسکول کے ایک استاد نے انہیں نظر ٹیسٹ کروا کر لگوایا. اس وقت آپ 9ویں جماعت کے طالب علم تھے. ایک بار کھیلتے کھیلتے آنکھ میں کیل لگ جانے کے باعث آنکھ لہو لہان بھی ہو گئی تھی، اور آنکھ کا عمدہ علاج مؤثر نہ آنے کی وجہ سے آنکھ آج تک تکلیف دیتی ہے. افتخار عارف کا حافظہ بلا کا تیز ہے. آپ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہیں اور اللہ کے بہت احسان مند ہے، اور پاکستان کی سرزمین، اس کی مٹی سے، اپنی اولاد، بیوی اور تمام آسائشات اور راحتوں سے بڑھ کر پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہ پاکستان جس نے انہیں عزت، منصب، شہرت، پہچان اور تشخص عطا کیا، انہیں بچپن کی تمام محرومی اور تلخیاتوں سے نکال کر ادبی حلقوں انسانی امور میں انہیں عزت و توقیر اور پذیرائی کی بلندیاں بخشی. یہی پذیرائی ان کے لیے انبساط و طمانت قلب کا باعث بنی ہے. آئیے افتخار عارف صاحب سے جو میں نے کچھ سوالات کیے ہیں، اگر ان کے حوالے سے میں کچھ بات کرتی چلوں. اور گو کہ یہ انٹرویو کافی پہلے میں نے ان سے کیا، یہ بات چیت میری کافی پہلے ان سے ہوئی تھی. تو ان کے تاریخ ولادت میں نے آپ کو بتا ہی دی تھی. مقام ولادت لکھنؤ، 21 مارچ 1944. ابتدائی تعلیم ابتدا میں فرنگی محل کے دینی مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے آپ، لیکن اس کے بعد پھر جبلی اسکول اور کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا. بی اے، ایم ایس سی، ایم اے ایس لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا. ایم ایس لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا. تصنیف میں مہر دو نیم، حرف باریاب، جہان معلوم، مکالمہ، در قلندہ، شہر علم کے دروازے پر، 12واں کھلاڑی، کتاب دل و دنیا، کلیات. افتخار عارف کی نظم کا سندھی ترجمہ ریٹن ان دا سیزن آف ایئر ہے. آپ کے پسندیدہ شعراء میں جو آپ نے جن کا ذکر کرتے ہیں ان میں میر انیس، غالب، آتش اقبال، یگانہ اور چنگیزی. آپ کے مشاغل میں آپ کتابیں پڑھنا، میوزک سننا، مہندی حسن اور فریدہ خانم پسندیدہ آپ کے گلوکار. اور ملازمت کا آغاز آپ نے اپنی ابتدائی ملازمت جو تھی ریڈیو پاکستان میں خبریں پڑھنے سے کی. میڈیا پر کیریئر کا آپ نے آغاز کیا. ایک بلیٹن پڑھنے کے 10 روپے اس وقت ملا کرتے تھے. اگر نیوز ریڈر ترجمہ بھی کر لیتا تھا تو دونوں کاموں کے 15 روپے ملتے تھے. اردو ترجمے کا فن وہ کہتے ہیں کہ میں نے افضل صدیقی مرحوم سے سیکھا، اور وہ جنگ سے وابستہ تھے. وہ میرے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. 23 برس کی عمر میں کسوٹی کوئز کا پروگرام پی ٹی وی سے شروع کیا گیا. عبید اللہ بیگ قریش پور ان کے ساتھ تھے. یہ انہی کا آئیڈیا تھا جب کراچی ٹی وی شروع ہوا، اور یہ پروگرام ریڈیو کے بعد ٹی وی سے بھی چلا. ریڈیو کی ملازمت کے دوران آغا ناصر، رشید احمد، عزیز احمد مدنی، حفیظ ہوشیارپوری، احمد نسیم، شمس الدین بٹ، ظفر حسین، حسنین قطب، ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سلیم گیلانی اور ایم اسلم اظہار صاحب سے متعارف ہونے کا ان کو وہیں موقع ملا. افتخار عارف صاحب کو اور ان احباب کی محبت اور تہذیبی ادارے میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا. پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں 28 برس کی عمر میں آپ اسکرپٹ ایڈیٹر گریڈ 8 پر آپ نے کام شروع کر دیا، اور سینئر پروڈیوسر کے عہدے تک آپ پہنچے اور آپ نے کام کیا. ملک سے آپ نے باہر جانے کا آپ کا سلسلہ رہا، مشاعروں کے حوالے سے بھی اور مختلف حوالوں سے، اس کا میں ذکر کرتی ہوں. 1977 میں ملک سے باہر آپ چلے گئے. ایک مختصر سا میڈیا مینجمنٹ کورس نیو یارک کولمبیا یونیورسٹی سے کیا، اور واپس آنے کے بعد بی بی سی، ٹیلی ویژن، ریڈیو سے بھی پروگرام کیے. اردو مرکز قائم ہوا تو اس کی چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے اس کو عالمی سطح پر پہنچانے میں جی جان سے رات دن کام کیا. 1990 میں پاکستان واپس آ گئے، اور جہاں تک پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے ڈائریکٹر جنرل ہونے کے بعد آپ نے اس ملازمت کے دوران ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت کام کیا. بے شمار مطبوعات شائع ہوئیں آپ کے دور میں. خالد اقبال یاسر کی ادارت میں ادبیات سہماہی میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی زبان کے ادب کے تراجم بھی خصوصی شماروں کا دور شروع ہوا اسی عہد میں پہلی بار، بلکہ اس سے قبل بھی ہوگا، لیکن یہاں میں بتا رہی ہوں کہ خصوصی شماروں کا دور جو ہے یہ اس کا آغاز. اور پھر پاکستان میں پاکستانی لٹریچر کے عنوان سے انگریزی میں باقاعدہ رسالہ شائع کیا، جس میں سارے پاکستانی زبانوں کی تحریروں کے تراجم انگریزی میں شائع ہوا کرتے تھے. آپ کو جب آپ کہ کن ایوارڈ اور اعزازات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کو پہلا شعری مجموعہ جو آپ کا مہر دو نیم آیا تھا، اس پر رائٹر گلڈ کی جانب سے بہترین کتاب کا آپ کو آدم جی ایوارڈ بھی ملا. اور وہ آپ پہلے پاکستانی ہیں جسے ملک سے باہر رہتے ہوئے پرائڈ آف پرفارمنس ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا، اور ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے، میں پہلے ذکر کر ہی چکی ہوں. اور ان کا کلام دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. بابا اردو ایوارڈ 1995 میں ملا تھا، اور ڈکوش ایوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا.
आजकल आपके ज़िम्मे आजकल तो आपको अल्लाह ताला ने बहुत ही इज़्ज़त और पजीराई बख्शी, उस रब्बे करीम का एहसान है हम सब लोगों पर, जो हमारी मेहनतों को सिला हमें इस दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। आप मुक़्तदार कौमी ज़बान के सदर ऋषि की हैसियत से भी आपने सरकारी ज़िम्मेदारियाँ निभाई। नेशनल बुक फाउंडेशन में भी आप रह चुके हैं। आपने अपनी शायरी का आगाज़ दर्जा हफ्तुम में किया, यानी 7वीं क्लास में आप थे तो आपने शायरी अक़लिक का आगाज़ किया, और आपकी एक गज़ल उस वक्त एक रिसाले में भी शाया हुई। तालिब इल्मी के ज़माने में बैतबाजी के लिए असातिज़ा के हज़ारों अशार आपको याद थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाफ़ज़ा बहुत बड़ी चीज़ होती है, और एक ज़माने में मेरा भी हाफ़ज़ा अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है वक्त के साथ साथ। तो असातिज़ा कि आपको बैतबाजी भी जब हिस्सा लिया करते थे तो आपको हज़ारों अशार याद थे, जिनसे वज़न, बहर, रदीफ़, काफ़िए के असूलों से आपको मुतारिफ़ होने में मदद मिली। यूँ शेर कहने बचपन से आपने शुरू कर दिए। इस ज़माने में एक आना लाइब्रेरी महल्ले में थी, यूँ दिन भर में एक किताब पढ़ने को मिल जाती थी। अब्दुल हलीम शरर और सादिक हुसैन सरदनवी के इस्लामी तारीख़ी नावल इस दौर में ख़ासे पढ़ने को मैसर आए। लिखने पढ़ने के शौक़ में खुलफ़ाए राशिदीन के अहद की तारीख़, बनु उमय्या और बनु अब्बास के दौर की तारीख़ें, मुसलमान बरे सग़ीर के मुख्तलिफ़ अदवार की तारीख़ में आपको ख़ासी दिलचस्पी रही। साथ साथ शायरी पढ़ने लिखने का शौक़ भी आपको यहीं से परवान चढ़ा। और उर्दू अदब में आपका जो है हवाले से जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? तो आप कहते हैं कि आप इनका मकसद तबादला ख्याल होता है। जो कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की जाती हैं उर्दू अदब के हवाले से, अकेडमी अदबियात ने भी कई कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की हैं, आलमी कॉन्फ्रेंसें। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी उसमें शिरकत करने का मौका मिला, और मैंने भी अपने मकाले पेश किए, और मेरे 3 मकाले अप्रूव हुए थे, और ओपन कंपटीशन था, वो अखबार में ऐड दिया गया था, और मैंने उस हवाले से फिर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भर के जब अपने मकाले भेजे थे तो मेरे 3 मकाले वहाँ पर अप्रूव हो गए थे, और तीनों फिर मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो अकेडमी अदबियात ने मुझे वापस की, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी वापस की, और बाई ईयर मुझे आने जाने का किराया भी दिया, और मैंने वहाँ जाकर मकाला पेश किया अकेडमी अदबियात इस्लामाबाद में, जो लास्ट उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये कॉन्फ्रेंसें, इनके मकासद क्या होते हैं और ये क्यों करवाई जाती हैं? तो उसके बारे में इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं कि इसका मकसद तबादला ख्याल होता है। मुख्तलिफ़ ममालिक और शहरों से उदबा, शौरा और दानिश्वर आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने अपने शोबों और इलाक़ों में को तक वो मालूमात वहाँ से कुछ लेकर आते हैं, कुछ मालूमात वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये मकासद होते हैं इन कॉन्फ्रेंसेस की, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और सीखने का ये अमल हमारा इस तरह से आगे बढ़ता है। जहाँ तक कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, मुशायरे और मुलाज़मत के सिलसिले में बैरून मुल्क आप गए तो कमोबेश आपने तमाम दुनिया के ममालिक देखे हुए हैं, जिनमें चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनिस, यूरोप, लंदन, मॉस्को, बर्लिन और पेरिस, और अमेरिका के अलावा कनाडा, ईरान, सीरिया, गल्फ़ के भी आपने दौरे किए। बुनियादी फ़र्क, आप कहते हैं कि बुनियादी फ़र्क क्या है जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं या अपने मुल्क में होते हैं? तो कुछ चंद जुमले जो आपने कहे, वो कहते हैं कि बुनियादी फ़र्क गमले में खिले और ज़मीन में लगे पौधे के फूलों का है। गमले में फूल की ज़िंदगी देर पा नहीं होती, इसी तरह शायरी भी अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई होती है। मैंने आगा हसन आब्दी की माली इमदाद से उर्दू मरकज़ लंदन बनाया, जिसका सारी दुनिया में शौहरा था, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान आ गया। बाहर के मुकाबले में पाकिस्तान की ज़िंदगी ज़्यादा बामायने है, ज़्यादा खालिस है। यही वजह है कि मैं अब तक तन्हाई के बावजूद इस्लामाबाद की ज़िंदगी को बाहर के आसाइशों पर तरजीह देता हूँ। इफ्तिखार आरिफ साहब के ये अल्फाज हैं, और उन्होंने बेशक उनका एक शेर भी है, मैं भी आज जब उनके अशार पेश करूँगी तो वो शेर भी ज़रूर पेश करूँगी कि वो कैसे अपनी वतन की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। बाहर आगे आपकी ख्वाहिशात के बारे में अगर कहा जाए तो, और आपकी ख्वाहिश है कि अच्छी शायरी तख्लीक़ हो सके। मेरा ख़्याल है कि हर शायर यही चाहता है कि अल्लाह ताला को इसे ऐसा अछूता ख़्याल दे दे, ऐसा कोई फ़िक्र उसके दिमाग में डाल दे कि उससे कोई ऐसा शेर तख्लीक़ हो जाए जो लोगों के लिए रहनुमाई का सबब बन सके, और वो शेर जो है उससे लोग जो है कुछ अपने इस्लाह ज़िंदगी का कोई काम ले सके। तो उनकी भी, इफ्तिखार आरिफ साहब की वो ख्वाहिश यही है कि कोई ना कोई अच्छा शेर तख्लीक़ हो जाए। तो इफ्तिखार आरिफ साहब के तो बेशुमार अशार हैं जो कि उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए हमें नज़र आते हैं। जहाँ तक किताब की अहमियत के बारे में बात करते हैं तो इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं कि इस अहद में कामयाब आदमी वही कहलाता है जो मादी तौर पर कामयाब है। देखिए कितने बड़े बड़े हमारे शौरा उदबा जो हैं वो ज़माने की सितम ज़रीफ़ियों का शिकार होते हैं, और उनका तस्करा भी करते हैं और ज़िक्र भी करते हैं। अहमदीन कासमी ने भी कई दफ़ा जो अवार्ड और एज़ाज़ात मिलते हैं उनके बारे में बात की है, बहुत खुलकर उन्होंने बात की है। हमारे इफ्तिखार आरिफ साहब भी ये बात करते हैं,
اور وہ کہتے ہیں کیونکہ تکلیف جو شخص کسی بلند مرتبے تک پہنچتا ہے نا، اس کو زندگی میں تکلیف کا سامنا لازمی کرنا پڑتا ہے. کرب اور تکلیف اگر آپ نے نہیں جھیلی تو آپ بڑے مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ شاید اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش اور ایک امتحان ہوتا ہے. تو ہر کامیاب آدمی وہی ہوتا ہے. وہ افتخار عاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں ہر کامیاب آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو مادی طور پر کامیاب ہوتا ہے. فضیلت کا معیار دولت ہے آج کل، اختیار ہے، علم ہے. علم، کتاب، ہنر، جوہر، فنون سے تو سارا معاشرہ بیزار ہوتا جا رہا ہے. کتنی ایک عمر کی ایک ریسرچ کے بعد ایک اتنا پڑھا لکھا آدمی جو عمر کی اس اسٹیج پر موجود ہے جہاں اس نے اپنی زندگی کے پورے تجربات کا نچوڑ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم آج کے عہد میں کتاب سے کی اہمیت کم کس طرح ہو گئی ہے، یا کتاب سے یا ادب سے دلچسپی یا علم سے دلچسپی ہماری کس حد تک کم ہو گئی ہے، اور ہم کیا چاہتا ہے آج کا انسان. ہم میں سے زیادہ تر لوگ، تو کچھ سب کی بات تو میں نہیں کر سکتی، زیادہ تر لوگ افتخار علی صاحب کہتے ہیں کہ ہم مادیت پرست ہو گئے ہیں، اور ہمیں مادیت پرستی میں ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے. فضیلت کیا ہوتی ہے، دولت کیا ہوتی ہے. فضیلت کا معیار آج کل ہمارے پاس کیا ہے؟ دولت آ گیا ہے ہمارے ہاتھوں میں. دولت ہونی چاہیے، اختیار کوئی ہونا چاہیے، کوئی منصب ہونا چاہیے جس پر آپ بیٹھے ہو تو ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کا بڑا منصب ہے نا، آپ کے پاس لپک لپک کے لوگ آئیں گے، آپ کو بڑے بڑے مشاعروں کی دعوت بھی دیں گے، آپ کو بڑے بڑے تنظیموں کے سربراہ بھی بنائیں گے، اور ان میں آپ کی شمولیت بھی ہوگی آپ کی. تو معیار یہ ہو گیا ہماری فضیلت کا، علمیت کا، قابلیت کا، دولت اور مادیت پرستی. اور علم، کتاب، ہنر، جوہر، فن، اس سے تو سارا معاشرہ بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے. کسی بھی معاشرے کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب علوم و فنون زندگی کی ترجیحات میں شامل ہوں. اور ان علوم و فنون کو زندگی کی ترجیحات میں شامل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایماندار لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا. ایماندار لوگوں کو، اور ان لوگوں، جینون لوگوں کو، شعر و ادب کی دنیا کے بھی، شعر و ادب کی دنیا کے بھی جو جینون لوگ ہیں ان کو سامنے لانا پڑے گا. ان کی محنت کو تسلیم کرنا پڑے گا، ان کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. اور جو چند مخصوص ایک گروہ جو ہوتا ہے جو اپنی ان ساری مادیت پرستی کی چیزوں سے جو ہے ان چیزوں پہ قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے، ان لوگوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم سب لوگوں کو مل کر کرنا پڑے گا. یہ میں نہیں کہہ رہی، بڑے بڑے شعراء ادبا کے یہ الفاظ ہیں. افتخار عارف صاحب نے بھی ابھی یہی جملے جو میں نے یہاں پر کوٹ کیے ہیں، یہی ان جملوں کا مفہوم ہے اور مقصد ہے جو انہوں نے یہاں پر کہا ہے. تو آپ کے خیال میں ادب ربع زوال کیوں ہے؟ تو یہ کب انحطاط کا شکار ہوتا ہے، کب عروج ہوتا ہے، کہنا دشوار ہے. افتخار علی صاحب کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ ہم کہیں کہ وہ زوال کا شکار ہے، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ ادب کس وقت جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہو رہا ہے، کب عروج پہ جا رہا ہے، کب زوال کا شکار ہو رہا ہے. یہ بہت دشوار ہوتا ہے یہ بات کہنا. جس قدر کتابیں اور رسالے آج کل شائع ہو رہے ہیں، اس لحاظ سے تو ادب ربع ارتقا نظر آتا ہے، پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی اچھا شعر یا اچھا ادیب یا شاعر سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کے توانا شاعری ہو رہی ہے. بے شک میں اس سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، اور میں یہ کہتی ہوں کہ آج جب میں نے آن لائن مشاعروں کا آغاز کیا تو آن لائن مشاعروں میں ہزارہ شعراء ایک مرکز پر، ایک محور پر جمع ہوئے ہیں، اور بلا تخصیص سینئر، جونیئر اور امارت، غربت، گروہ بندی، گروپ بندی، ان سب سے بالا تر ہو کر میں نے شعراء کے تعارف کو منگایا، اور ان کو سارے شعراء کو اور نوجوان نسل کے لوگوں کو بھی آگے لانے کی ہر ممکن کوشش کی. گو کہ لوگوں نے اس کام میں بھی تھوڑا سا میرے لیے مشکلات پیدا کی، لیکن میں ایک عزم کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور میں نے سوچا کہ شاید یہ کرونا دور آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اب شاید زندگی میں کام لینا ہے. کیونکہ میں زندگی بھر تنظیمیں بنا کر شہرت حاصل کرنے کی خواہش مند کبھی بھی نہیں رہی. میں صرف اپنے کام سے وابستہ رہی، اور میرا کام ہی آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے کام سے جڑی رہی، اور میرا لکھنے پڑھنے کا کام جاری رہا. اگر میں کہتی ہوں کہ میں نے 50 سال اردو ادب میں کام کیا ہے تو 50 سالہ کام آپ کو میرا یہاں نظر آئے گا. تو بہرحال میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ہاں، ہم جو ہے ہم نے جو ہے وہ جب بھی کسی ادیب اور شاعر کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کو سامنے لانا پڑتا ہے، لیکن ہم سامنے لانے کے لیے راستے نہیں چھوڑتے، لوگوں کے لیے راستے مسدود کر دیتے ہیں. کسی بھی ایک اچھے شاعر کا اچھا کلام سامنے آتا ہے، کوئی اچھی تحریر اس کی سامنے آتی ہے، اس کی تعریف اگر کہیں سے ہونے لگتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اسے پیچھے دھکیلنے لگتے ہیں، اس کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنے لگتے ہیں. لیکن مایوسی گناہ ہے، مایوسی کفر ہے، اور زندگی اگر ارتقا کی طرف رواں دواں ہے تو ہر چیز ارتقا کی طرف رواں دواں ہے. ادب بھی ہمارا ارتقا کی طرف رواں دواں ہے. بے شمار ہمارے جینون لوگ ہیں، نوجوان شعراء بھی ہیں، جو ہمارے بہت سے سینئر شعراء سے اتنا عمدہ کلام کہہ رہے ہیں کہ اگر مضبوط کلام کی بنیاد پر ان کو مثلا نشینی عطا کی جاتی ہے، یا کسی ایک مصرے یا ایک شعر کی وجہ سے ان کو مثلا نشینی عطا کی جا سکتی ہے، تو ایسے ہمارے بے شمار نوجوان شعراء بھی ہیں. اگر کرائیٹیریا ہم نے رکھا ہوا ہے تو، حالانکہ یہ کرائیٹیریا نہیں ہے.
क्राइटेरिया ये होता है कि हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। जिस तरह से हमारे सामने मिसालें हैं, मुस्तनसर हुसैन तारड़ की मिसाल है, मुझे इस्लाम अमजद साहब की मिसाल है, मोहम्मद मकसूद साहब की मिसाल है, फ़खर आरिफ साहब की मिसाल है, फैज़ साहब की मिसाल है, जालिब हमारे सामने है, मदीम कासमी हमारे सामने है, अनवर सदीद का नाम ले लीजिए, आगा वज़ीर आगा साहब का नाम, अब जिस शख्सियत का भी आप नाम ले लीजिए, आप देखिए उन्होंने काम किया है, उनका काम हमें नज़र आता है। सिमाम अकबर आबादी का नाम ले लीजिए, 300 किताबों के खालिक थे वो। आप अल्लामा इकबाल का नाम ले लें, गालिब का नाम ले लें, मीर तकी मीर का नाम ले लें, चंद मिसरों या चंद शेरों की बदौलत वो सामने नहीं आए। उन्होंने अपनी तख्लीक को नहीं रोका, बल्कि वो आगे ही बढ़ते रहे और काम करते रहे। और यही वजह है कि आज ऐसे ही लोग हमारे दरमियान अगर हमें नज़र आते हैं और जिनके पीछे हम चलने को अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं, वो लोग हमारे सामने हैं। और आज यही वजह है कि मैं इफ्तिखार आरिफ साहब के लिए भी बात कर रही हूँ। और इफ्तिखार आरिफ साहब का मकाम और मर्तबा उर्दू अदब में क्या है, इससे हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं। तो जहाँ तक ये है कि इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा कि हम मायूस नहीं हैं, वो आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। तो पाकिस्तानी अदब से वो कहते हैं कि मुराद है पंजाबी, सिंधी, पश्तो, सराइकी अदब है और हर ज़बान में अदब लिखा जा रहा है, तराजिम भी हो रहे हैं। मजबूरी तौर पर अदब जो है वो इन्हतात पजीरी का शिकार नहीं, बल्कि तरक्की और आगे इसकी तजवीज़ के लिए काम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। और वो कहते हैं कि मेरी नवासी इंग्लिश में शेर कहती है, उसका नाम है ज़ैनब महमूद है और माई पॉइंट के नाम से उसने किताब भी लिखी है। ज़ैनब महमूद इफ्तिखार आरिफ साहब की नवासी, उनकी किताब का नाम माई पॉइंट, और वो इंग्लिश में शेर लिखती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये विरासत में ये वो विरसा है जो अपनी नस्लों में जो है मुंतकिल होता है। तो बच्चे बहुत याद आते हैं, मगर क्या करें, जहाँ बेटे की नौकरी होती है वहीं वो रहता है। मेरे 2 बच्चे अली और गीती हैं। मेरी बेटी गीती के शौहर अजीज़म कामरान महमूद का ताल्लुक़ पंजाब से है, वो लंदन में अपने ख़ानदान के साथ रहते हैं। मुझे अपना नवासा इजहार महमूद बहुत प्यारा है। मेरे दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो और गीती ज़माने तालिब इल्म में एक साथ लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और मेरा बेटा भी लंदन में रहता है, अपनी माँ के साथ है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहीं मुलाजमत करता है। और कुछ वो अपने ख़ानदान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरी परवरिश मेरे नाना ने की, वो मेरे सगे नाना नहीं थे। मेरे नाना मिर्ज़ा मोहम्मद तकी थे। मेरी वालदा जब 2 बरस की थी तो उनके वालिद मेरे सगे नाना का इंतकाल हो गया। जब मैं 1 बरस का था तो मेरी नानी भी अल्लाह को प्यारी हो गई। और हम 2 भाई बहन हैं। फ़ातिमा कराची में है, बेवा है, उनके शौहर जमील अहमद इंतकाल कर चुके हैं। मेरी वालदा का भी कराची में कैंसर से इंतकाल हुआ। मेरी शादी ठीकरे की मांग थी। फ़ातिमा की शादी जमील से हो गई और मेरी रिहाना से। वो एक बहुत उम्दा माँ साबित हुई और मेरे बच्चों की बहुत अच्छी तालीम और तरबियत की। हमारी औलाद बहुत फरमाबरदार है, जो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से इनाम है। नए कलमकारों के लिए को अपना मकाम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं कि तमाम सीनियर्स ने बहुत जद्दोजहद की है। किसी भी माशरे में जब कोई नया तख्लीक़कार सामने आता है तो उसे अपनी जगह बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है। अदीब व शायर को कौन सी शोहरत चाहिए, रंगीला बहुत मकबूल एक्टर है, ग्लैमर की दुनिया के लोग, खिलाड़ी सब मशहूर हो जाते हैं। अदीब की शोहरत ऐसी नहीं होती, वो देरपा और हमेशा के लिए होती है और लफ्ज़ हमेशा के लिए लिखा जाता है। सीनियर लोगों को भी नए लोगों को सराहना चाहिए। परवीन शाकिर, मुनीर नियाज़ी, मदीम कासमी को सराहा गया। बाज़ लोगों को मौक़े मिलते हैं और जौहरी जहानत और तकदीर भी मिलकर काम करती है और वो लोग सामने आ जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सामने नहीं आ पाते और वो मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ वजूहात होती हैं, वसाइल नहीं होते हैं, लोग या ज़माना उनको आगे की तरफ बढ़ने नहीं देता। पाकिस्तान में अदब के हवाले से क्या काम हो रहा है, इस हवाले से इफ्तिखार आरिफ साहब कहते हैं कि मुख्तलिफ असनाफ़ सुकन में तख्लीक़कार अपना काम कर रहे हैं। मरसिए का बहुत रिवाज पाकिस्तान में हुआ। बहुत अच्छा मरसिया लिखा गया। जोश मली आबादी, सैयद आले रज़ा, नसीम अमरोही, नजम आफिंदी, सबा अकबर आबादी, सैफ जुल्फ़ी, मोहसिन नकवी, सफदर हुसैन, मुस्तफ़ा जैदी, मुश्तबा जैदी, सहर अंसारी, हुसैन अज़मी, रईस अमरोही, शाहिद नकवी, जौहर निज़ामी, फैज़ मिहनास ने बहुत उम्दा अशार और मरसिए लिखे। वाक़या करबला पर बहुत कुछ लिखा गया है और गालिब का कलाम तो बहुत ही वसी है। मरसिया मनकबत फ़ारसी में बहुत लिखी गई हैं, इसका तर्जुमा होना चाहिए। कसीदा भी लिखा गया है और मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैंने भी मरसिए तख्लीक़ किए हैं। तो आपको मैंने पूछा कि आपके सिर्फ़ सुखन जो है आपको कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप कहते हैं कि मुझे गज़ल और नज़म, जिसमें भी मुझसे शेर हो जाए वो मैं लिखता हूँ, चाहे वो गज़ल हो या नज़म हो। आपको खानों में क्या पसंद है, तो वो कहते हैं कि मेरा मुतवस्सित तबकों में कोई ख़ास एहतमाम नहीं हुआ करता। क्या बड़ी बात करते हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें हुआ करती हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे और ता देर उनको हमारे साथ रखे ताकि हम उनसे कुछ सीखते रहें। वो कहते हैं मुतवस्सित तबकों में कोई ख़ास एहतमाम नहीं हुआ करता, बहुत असूदा हाली के ज़माने में भी कोई एक चीज़ खाने में पसंद करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ज़र्फ़ है। हमारे आगे पास
लोगों के पास ज़रा सी दौलत आ जाती है, ज़रा सा 4 शेर क्या कह लेते हैं, एक आध किताब क्या छप जाती है, वो भी किस तरह छपती है वो सब जानते हैं। तो उसके बाद वो ज़मीन पर उनके कदम नहीं टिकते। वो कहते हैं कि अगर दौलत हमारे पास है तो कौन सी क़यामत आ गई, दौलत तो अल्लाह ने हमें दी है, और उस दौलत से वो क्या क्या फ़ायदे उठाते हैं, किस किस तरह से एज़ाज़ात और अवार्ड अपने नाम करवाते हैं, किस किस तरह से चीज़ें हासिल करते हैं, उस पर उनको शर्म नहीं आती, शर्मिंदगी नहीं होती। देखिए ये छोटे लोगों के छोटे ज़र्फ़ की बात है, और एक बड़े आदमी के ज़र्फ़ की बात आप देखिए, उनका मियार देखिए, इन्हें कहते हैं बड़े लोग। तो इफ्तिखार आरिफ साहब ने कितनी बड़ी बात की है, क्या कमी है इफ्तिखार आरिफ साहब की ज़िंदगी में, दुनिया भर की दौलत उनके कदमों में है, और कितने बड़े बड़े ओहदों पर वो रह चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे मतवसत तबके के लोगों के खानों में कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता, और आसूदा हाली के ज़माने में भी कोई एक चीज़ ही मैं खाने में पसंद करता हूँ। ये नहीं होता कि एक ये भी खाना आ जाए, ये भी खाना आ जाए। ना ऐसे लोगों को खाने पीने की ना हविस होती है, ना पहनने ओढ़ने की होती है, ना दुनियावी आसाइशात की तरफ राग़िब होते हैं, जिन लोगों को कुछ काम दुनिया में करना होता है, जिन्होंने कुछ नाम बनाना होता है। तो ऐसे ही लोगों में हमारे इफ्तिखार आरिफ साहब का भी नाम शामिल है। और आपका कौन से इंटरव्यू आपको याद है, मैंने उनसे एक बात ये भी की, क्योंकि जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे ये बात की, तो आपने कहा कि ग़ालिबन हम टीवी के पहले आदमी थे, और इलस्ट्रेटेड वीकली में डस्ट कवर पर अबैदुल्ला बेग और इफ्तिखार आरिफ आई, और जंग में ये इंटरव्यू मेरा लगा था। और मैंने पूछा था कि आपकी शरीका हयात को क्या आपकी शायरी में दिलचस्पी है, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा तो नहीं है, बस कहती हैं कि नोहे लिखा करो, नोहे लिखा करो। तो मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक इफ्तिखार आरिफ का मुताला बहुत काफ़ी वसी है। इख्तिताम की तरफ जा रही हूँ, कुछ इसके बाद अशार पढ़ूँगी और इख्तिताम करूँगी। मैं तो चाहती हूँ कि बात करती रहूँ ऐसे लोगों पर। मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक इफ्तिखार आरिफ का मुताला काफ़ी वसी है। इल्म अदब से ख़ुसूसी शगफ़ के बाइस उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी आजमाइश को बड़ी खुश उसलूबी से झेला है। मुझे जब अपने मकाले लिखने में किसी भी किताब या शायर के हवाले से कोई भी ज़रूरत पड़ी, या कोई भी मालूमात दरकार हुई, या गूगल या किसी वसीले से मुझे नहीं मिला, तो मैंने इफ्तिखार साहब से फ़ोनिक रब्ता किया, और उन्होंने मुझे मतलूबा मालूमात फ़ौरन मुहैया कर दी। आपकी तख्लीक़ात में तकरीबन 10 शेरी मजमूए शामिल हो चुके हैं। मेरे दो नीम का कलाम मुख्तलिफ़ गुलकारों ने गाया भी है, और अवाम में खासा मकबूल भी हुआ है। और उनकी एक गज़ल जो मैंने स्कूल के ज़माने में सुनी थी, वो मुझे बहुत पसंद है और आज तक याद है। और जदीद शारा में अब मैं, और वो गज़ल मैं ज़रूर यहाँ आपको सुनाऊंगी जो मैंने अपने स्कूल के ज़माने में सुनी थी और मुझे बहुत पसंद थी, और मैं कुछ अशार भी अब आपको सुनाना चाहूँगी। मैंने इफ्तिखार आरिफ साहब की बड़ी मशहूर गज़ल जो मैंने उनकी गाई गई थी और मैंने अपने स्कूल के ज़माने में सुनी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। दियारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। देखिएगा इसके पस मंज़र में जो गज़ल की बात है, वो सबसे अहम बात यह है कि हम बशर हैं, हम इंसान हैं, हम ख़ता के पुतले हैं, और हम अपने अपने हिसाब से तो हमारी हमसे बहुत सी ख़ताएँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी कुछ ख्वाहिशात होती हैं और हम क्या चाहते हैं। तो ये एक शायर के एहसासात है, वो एक शायर के एहसासात नहीं है, बल्कि हम सब के एहसासात और जज्बात हो सकते हैं। वो कहते हैं, दियारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। मैं उससे झूठ बोलूं तो वो मुझसे सच बोले, मैं उससे झूठ बोलूं तो वो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मसलहतन हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, मसलहतन हमें कोई बात छुपानी पड़ जाती है, मसलहतन हम किसी बात का इजहार नहीं करते हैं, लेकिन कितना खूबसूरत अंदाज में उन्होंने इस पहलू को उजागर किया। और वो कहते हैं, मैं उससे झूठ बोलूँ तो वो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। मैं उसके हाथ ना आऊँ वो मेरा हो के रहे, मैं गिर पड़ूँ तो मेरी पस्तियों का साथी हो। और क्या लाजवाब उन्होंने बात कही है, मैं उसके हाथ ना हूँ और वो मेरा हो के रहे। देखिए इंसानी फितरत है, और ख़ास तौर पे मर्द की फितरत की अगर अक्कासी की जाए तो एक आदमी जो है वो खूबसूरती की तरफ उसकी रग़बत होती है, वो खूबसूरती की तरफ अपनी नौजवानी के अहद में क्या, बल्कि हर अहद में, बल्कि सिर्फ मर्द ही क्या, सभी की फितरत होती है, लेकिन मर्द की ख़ास तौर पर फितरत की अक्कासी करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उसके हाथ ना आऊँ और वो मेरा हो के रहे, मैं गिर पड़ूँ तो मेरी पस्तियों का साथी हो। कितना बड़ा उन्होंने ये शेर कहा है। और इंसान के अंदर हमारे जो खामियां होती हैं, उनको भी उन्होंने बड़ी बेसाख्तगी के साथ उजागर किया है, बिला किसी खौफ ख़तर के निडर और बेबाक अंदाज में उन्होंने ये बात किया। ये हम सब के अंदर खामियां हैं, हम में से कोई भी जो है, कोई चूँकि बशर है ना, तो फरिश्ता तो हो ही नहीं सकते। मैं उसके हाथ ना आऊँ वो मेरा हो के रहे, मैं गिर पड़ूँ तो मेरी पस्तियों का साथी हो। वो मेरे नाम की निस्बत से मोतबर ठहरे, गली गली मेरी रुसवाइयों का साथी हो। करे कलाम जो तुझसे तो मेरे लहजे में, मैं चुप रहूँ तो मेरे तेवरों का साथी हो। मैं अपने आप को देखूँ वो मुझको देखे जाए, वो मेरे नफ्स की गुमराहियों का साथी हो।
वो ख्वाब देखे तो मेरे हवाले से मेरे ख़याल के सब मंज़रों का साथी हो। और ये उनकी इफ्तिखार आरिफ साहब की गज़ल मैंने स्कूल के ज़माने में पढ़ी थी और मुझे पसंद थी, और जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे इस गज़ल की फरमाइश भी की थी और कहा था मुझे ये गज़ल बहुत पसंद है। और फिर मैं उनके कुछ अशार और यहाँ सुनाकर आपको इख्तिताम करूँगी, क्योंकि अशार अगर मैंने नहीं सुनाए तो इफ्तिखार आरिफ का ये मज़मून अधूरा ही रह जाएगा। और उनकी शख्सियत की अक्कासी, उनकी शायरी की अक्कासी के लिए चंद अशार ज़रूर यहाँ पेश करना चाहूँगी। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। कैसे बेमहर है इस शहरे दिले आज़ार के लोग, मौजे खूं सर से गुजर जाती है तब पूछते हैं। कैसे बेमहर हैं इस शहरे दिले आज़ार के लोग, मौजे खूं सर से गुजर जाती है तब पूछते हैं। नए नए मंज़रों की ख्वाहिश में अपने मंज़र से कट गया हूँ, नए नए दायरों की गर्दिश में अपने महवर से हट गया हूँ। हमने चुप रहने का अहद किया है और कम ज़र्फ़, हमने चुप रहने का अहद किया है और कम ज़र्फ़, हमसे सुखन आराओं जैसी बातें करते हैं। वाह 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 वाह। शहर देखिए, आप कितना भी बचकर चले, आप सोचें कि लोग आप पर जो है वो आपकी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो रश तो नहीं करते, हसद ज़रूर करते हैं किसी की भी खूबियों से और उसकी खासियतों से, और अगर वो आगे बढ़ रहा हो तो ऐसे हालात में कितना खूबसूरत उन्होंने कहा है कि इंसान क्या करता है, वो एक अक्लमंद आदमी खामोशी अख्तियार कर लेता है, रास्ता छोड़ देता है, रास्ते से अलग हो जाता है, लेकिन ऐसे वक्त में भी वो लोग सताते हैं। तो ये शेर इसी पस मंज़र की अक्कासी कर रहा है। हमने चुप रहने का अहद किया है और कम ज़र्फ़, हमसे सुखन आराओं जैसी बातें करते हैं। शहरे अशोक के लिखने को जिगर चाहिए है, शहरे अशोक के लिखने को जिगर चाहिए है। मैं ही लिखूं तो लिखूं, कोई नहीं लिखेगा। क्या बात कही है। शहरे अशोक के लिखने को जिगर चाहिए है, मैं ही लिखूं तो लिखूं, कोई नहीं लिखेगा। खलकत शहर सर आँखों पे बिठाती थी जिन्हें, खलकत शहर सर आँखों पे बिठाती थी जिन्हें, क्यों हुए ख्वार वो ज़बूं, ख्वार व ज़बूं कोई नहीं लिखेगा। खलकत शहर सर आँखों पे बिठाती थी जिन्हें, क्यों हुए ख्वार व ज़बूं कोई नहीं लिखेगा। और आगे आप कहते हैं, ये मैंने आपको शेर एक दो सुना दिए, चंद एक का जिक्र और करना चाहती हूँ। जिस रोज़ हम आपकी दो नज़में बड़ी मशहूर हुई थी और मैं उनकी बात भी ज़रूर करती हूँ एक दो शेर और सुनाने के बाद। मेरा खुद, ये बहुत मशहूर शेर है, ज़बान से दाम है। मेरे खुदा मुझे इतना तो मुअतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मुअतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। और आप कहते हैं वतन आपने क्यों नहीं छोड़ा आपने अपना, आप कहते हैं मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ ना रहूँ इसको बार बार कर दे। मेरी ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, सो मैं रहूँ ना रहूँ इसको बार बार कर दे। वाह 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 वाह। हिजर की धूप में छाँव जैसी बातें करते हैं, आंसू भी तो माँओं जैसी बातें करते हैं। तो किस तरह आंसुओं से हम, कर्ब से हम जो ये सारी चीज़ें लिखते हैं। और मैं इफ्तिखार आरिफ साहब की अब दो नज़मों का जिक्र ज़रूर करूँगी। और इफ्तिखार आरिफ ने एक नज़म लिखी थी कूच, और एक नज़म लिखी थी उन्होंने बारहवां खिलाड़ी। ये 70 की दहाई में उनका बारहवां खिलाड़ी एक नज़म आई थी। और आज़ाद नज़म में ने अपनी जानिब जो अलामती और इश्तियारी उनकी एक नज़म थी, और इस नज़म ने जो बारहवां खिलाड़ी था इफ्तिखार आरिफ की, इसी नज़म ने आज़ाद नज़म को जो है को मुतारिफ़ करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और लोग मतवज्जो हुए इस नज़म की तरफ। मैं पूरी नज़म तो नहीं, लेकिन इसके कुछ मिसरे में ज़रूर पढ़ती हूँ। खुशगवार मौसम में एक जुमला खुशकुन, अनगिनत तमाशाई एक नाराए तहसीन, तुम भी इफ्तिखार आरिफ 12वें खिलाड़ी हो, एक ऐसी साथ का इंतज़ार करते हो, एक ऐसे लम्हे का जिसमें सानिया हो जाए, जिसमें हादसा हो जाए, फिर वो खेलने निकले तालियों के झुरमुट में, तुम भी इफ्तिखार आरिफ, तुम भी डूब जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। ये तवील नज़म थी, मैंने इसमें से चंद मिसरे लिए हैं। और पूछ का भी जो उनकी एक नज़म है उसका भी मैं यहाँ पर ज़रूर तज़किरा करूँगी। बहुत खूबसूरत नज़म। जिस रोज़ हमारा पूछ होगा, फूलों की दुकानें बंद होंगी, अल्लाह ना करे। और इफ्तिखार आरिफ साहब के लिए लंबी दुआओं की अल्लाह ताला से रब्बे करीम के दरबार में दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको तवील उम्र अता फ़रमाए। और फूलों की दुकानें हरगिज़ बंद नहीं होंगी, और उनको जो दिलों से दुआएं मिलेंगी वो उन फूलों से हज़ार दर्जे बढ़कर होंगी। तो जिस रोज़ हमारा कूच होगा, फूलों की दुकानें बंद होंगी,
شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. بے شک ہر بڑے شاعر کو اس کے عہد کے کچھ لوگوں نے ستایا ہوتا ہے، تو لیکن یہ چیز دیکھ لیں کتنی خوبصورت انداز میں انہوں نے کہی ہے کہ جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. جو شیریں سخن ہمیں بظاہر تو نظر آتے ہیں نا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندر سے بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اور جو شخص اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے یا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا کام اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے حرف دشنام ان کے دلوں سے، ان کی زبانوں سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری بے مہر زبانیں اس وقت بند ہو جائیں گی جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے. یہ افتخار عارف صاحب کہہ رہے ہیں. افتخار عارف صاحب، آپ کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، آپ اس مرتبے اور مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ زبانیں بہت پہلے بند ہو چکی ہے. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا، یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت، دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی، کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. جز تیرے نہیں کوئی نگہدار، اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. جس آنکھ نے عمر بھر رلایا، اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی، شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. افتخار عارف صاحب بہت یہ بات کرتے ہوئے جو ہے میں آج خوشی بھی محسوس کر رہی ہوں. مجھے خود اپنا نہیں پتا کہ میری زندگی کے پاس اگلا لمحہ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں بہت جلدی بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں ادب کے حوالے سے، اور ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے دنیا ادب میں بڑا کام کیا ہے. اور کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ شاید زندگی میرے پاس بھی اب نہ ہو اور مہلت مجھے نہ مل سکے آگے، تو آج میں نے یہ پروگرام میں تو چاہتی تھی کہ آپ کو بلا کر آپ کے لیے پروگرام کروں گی آن لائن، لیکن وہ وقت آئے گا ضرور، انشاءاللہ کروں گی رمضان کے بعد، عید کے بعد، اگر آپ کے پاس بھی وقت ہوا تو. لیکن آج میں نے اپنے طور پر یہ اپنا ایک قرض، تھوڑا سا معمولی سا ایک حق ادا کیا ہے، معمولی سے ایک حق ادا کیا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی بھر کی کمائی جو ہے اس کو تھوڑا سا میں خراج عقیدت پیش کروں. آپ کو سلام پیش کرتی ہوں، اور زیب النساء زیبی آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہے. خاص طور پر میں دبستان علم و ادب میں شبانہ کریم صاحب، جو ان کا پیج شبانہ کریم صاحب قائد صاحبہ کا جو پیج ہے، اور وہ برٹش پاکستانی وومن سوسائٹی ان کی تنظیم ہے، انہوں نے مجھے یہ موقع مہیا کیا ہے کہ اپنے پیج پر میں یہ تمام باتیں آ کر کرتی ہوں، ادب کے حوالے سے پروگرام کرتی ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ضرور آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کہیں کسی جگہ روا روی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو افتخار عارف صاحب آپ سے بھی میں کہتی ہوں کہ اگر کسی جگہ مجھ سے کہیں کوئی خامی رہ گئی ہو یا کوئی بات ایسی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ ضرور نشاندہی مجھے کر سکتے ہیں اور مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور میرا آپ کو سلام، پوری قوم کا آپ کو سلام. افتخار عارف ہمیشہ زندہ رہنے والا نام. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد.